तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर बायोलॉजी फॉर ऑल। और मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। और हम कर रहे थे टीजीटी यूपी टीजीटी बायोलॉजी, जो अगस्त 7 2021 को क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसकी सीरीज़ को हम कर रहे थे। और पहले वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। अब हम यहाँ पर 52nd क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द जू जियोग्राफिक रीम। इनमें से कौन सा प्राणी भूगोलीय रीम नहीं है। देखिए, जू जियोग्राफिक रीम होता क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स का जो विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके आधार पर पूरे विश्व को 6 भागों में बांटा गया है। तो उनमें से पूछा गया कि जू जियोग्राफिक रीम इनमें से कौन सा नहीं है। मेगागिया, मेगाजिया, नियोजिया, नोटोजिया या पैली आर्कटिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, पैली आर्कटिक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पेपरमिंट किससे प्राप्त होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ओसिमम ट्वेनिफ्लोरियम या फिर ट्रैकिस्पर्मम एमी, क्यूमिनम साइमिनम या फिर मेंथा पिपरेटा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ठीक है, ओसिमम तुलसी को बोलते हैं और क्यूमिनम क्यूमिन सीड यानी कि जीरे को बोलते हैं। 54 में पूछा गया है कि ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू विच क्लास। ल्यूकोसोलेनिया किस वर्ग को बिलोंग करता है। कैलकेरिया है, हेक्सा एक्टिनेलिडेरा है या फिर डेमोस्पंजिया है या फिर होमोसीला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, कैलकेरिया। ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू क्लास कैलकेरिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, इफ़ द थैलेमस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म for example a fungus is entirely converted into one or more reproductive structures, it is called। जब यदि एक जीव का थैलस जैसे कि कवक जब एक या एक से अधिक जनन संरचनाओं में पूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं। यूकार्पिक बोलते हैं, होलोकार्पिक बोलते हैं, होलोजोइक बोलते हैं या फिर होमोथैलिक बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, होलोकार्पिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन से संबंधित है। होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, तो वो ऑप्शन तो ये नहीं है। इस 55th क्वेश्चन का सही आंसर है बी, होलोकार्पिक। लैटिन भाषा में होलो का मतलब होता है कंप्लीट और यू का मतलब होता है ट्रू या फिर न्यू, नया। 56 में पूछा कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए ने जो विश्व प्रसिद्ध डीएनए का मॉडल दिया था, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रस्तुत की थी विश्व के सामने, वो मॉडल जो डीएनए का दिया था वो डीएनए कौन सा है। देखिए, डीएनए भी 4, 5, 11 या 12 प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं इस क्वेश्चन में, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप या डी जेड टाइप। पहले मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। वो डीएनए था बी टाइप। जो नॉर्मल डीएनए हम स्टडी करते हैं बुक्स में, जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं, वो बी टाइप का डीएनए है। बी टाइप के डीएनए में जो जो बी टाइप का डीएनए होता है उसमें जो एक कॉइलिंग होती है, एक टर्न होता है, उस टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं। जेड टाइप डीएनए में उसको जिगजैग डीएनए भी बोलते हैं, उसमें 12 बेस पेयर्स होते हैं। सी टाइप का डीएनए वो होता है जो डीएनए आरएनए से डीएनए बनता है, यानी कि आरएनए से जो डीएनए बनने की प्रक्रिया में जो डीएनए बनता है उसको सी डीएनए बोलते हैं। ठीक है, 57 की तरफ बढ़ते हैं। ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स इज हेरिडोनेरिया ग्रेनुलोसस इज मेड ऑफ। हेरिडोनेरिया ग्रेनुलोसस, जिसको सामान्य भाषा में लीच भी बोलते हैं, कि कुल कितने खंडों का बना होता है। 23, 33, 43 या 53, 23, 33, 43 या 53। क्वेश्चन का सही आंसर है 33 यानी कि 33। 58 में पूछा गया, लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन किसका अच्छा सूचक होते हैं। जल प्रदूषण का, वायु प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या इनमें से कोई नहीं। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन या नन ऑफ दीज। देखिए, लाइकेन जो होते हैं जो एयर पोल्यूशन का बहुत अच्छा सूचक होते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार यूपी, टीजीटी और पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में पूछा गया है। वो सामान्य सा क्वेश्चन में तो सीधा आंसर एयर पोल्यूशन है। देखिए, जहाँ पर एयर पोल्यूशन में पॉल्यूटेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, खासकर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा जहाँ ज़्यादा होती है, वहाँ लाइकेन नहीं होते हैं, वहाँ पर लाइकेन नष्ट हो जाते हैं। तो ये एयर पोल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं। 59 में पूछा गया है, इज़ द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीशीज इज़ बेनिफिटेड एंड अदर इज़ नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। एक पारस्परिक प्रक्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है, दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है, उसको क्या बोलते हैं। कॉमनसलिज्म बोलते हैं या फिर म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं या फिर प्रीडेशन बोलते हैं। हिंदी में सहभोजिता, सहोपकारिता,
परजीविता या परभक्षण। देखिए प्रीडेशन तो नहीं है, प्रीडेशन तो एक बड़े एनिमल के द्वारा एक छोटे एनिमल को खाना को बोलते हैं। पैरासिटिज्म भी नहीं है। ए और बी में से तो सही आंसर है वो है कॉमनसेलिज्म। ठीक है, जब एक दो स्पीशीज़ साथ साथ रह रही हों तो एक स्पीशीज़ को ना तो कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फ़ायदा हो रहा है, और दूसरी स्पीशीज़ दूसरी वाली स्पीशीज़ पहली वाली स्पीशीज़ के माध्यम से उसको भोजन भी मिल रहा है और सारे बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉमनसेलिज्म, यानी कि सहभोजता। 60 में पूछा गया वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज। सामान्य प्रक्रिया में जब हम सांस लेते हैं तो जो सांस लेने में जितनी वॉल्यूम एयर अंदर जाती है, सांस निकालने में जितनी वॉल्यूम एयर बाहर जाती है, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते क्या हैं? उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। इसका सही आंसर है टाइडल वॉल्यूम, जो कि लगभग 500 ml होता है। यानी कि सामान्यतः जब हम सांस लेते हैं या सांस बाहर निकालते हैं तो लगभग 500 ml गैस को हम अंदर ले सकते हैं, 500 ml गैस को हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इन स्कॉलिडॉन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट। स्कॉलिडॉन फिश में कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? कितने जोड़े? 9, 10, 11 या 12? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10। स्कॉलिडॉन फिश में जो फिश होते हैं, फिश वर्ग में जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो कितनी होती हैं? 10 जोड़ी। जो भी विद्यार्थी छात्र इन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं या भविष्य में इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उन सभी को मेरा सजेशन ये है कि एक जो क्रेनियल नर्व्स जितनी भी हैं उनके आप नाम याद कर लीजिए और उनको सही क्रम में याद कीजिए। साथ ही ये याद कीजिए कि इनमें से कितनी सेंसरी नर्व्स हैं, कितनी मिक्स्ड नर्व्स हैं और कितनी मोटर नर्व्स हैं। ठीक है, तो इनके नाम को आप सही क्रम में याद कर लीजिए। स्कॉलिडॉन में क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है? 10 पेयर्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में कितनी होती है? 12 पेयर्स। कितनी होती है? 12 पेयर्स। 62 में पूछा गया अ साइफन ऑफ स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग यानी कि स्कैटर्ड लीफ गैप इज़ कॉल्ड। एक साइफनर स्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैरिज स्टील, यू स्टील, सोलेनो स्टील या फिर डिक्टियो स्टील? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोलेनो स्टील। क्या बोलते हैं? सोलेनो स्टील। 63 में पूछा गया स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन इज फाउंड इन। प्रॉन में संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट एक संतुलन का ऑर्गन होता है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस। तो पूछा कि प्रॉन में कहाँ पाई जाती है? प्रीकॉक्स ऑफ एंटीन्यूल, कॉक्स ऑफ एंटेना, कॉक्स ऑफ एंटीन्यूल या कॉक्स ऑफ मैंडिबल? ना शोर मचाते हैं भाई। एंटीन्यूल को हिंदी में प्रशंगिका बोलते हैं और एंटेना को हिंदी में श्रृंगिका बोलते हैं। तो पूछा गया कि कहाँ पाई जाती है स्टेटोसिस्ट ऑर्गन जो है वो कहाँ पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ए, प्रीकॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल यानी कि प्रशंगिका के अग्र कक्षांक में। नोड ऑफ रेनवीर और फाउंड, नोड ऑफ रेनवीर कहाँ पाए जाते हैं? साइटोन में, एक्सॉन में, डेंड्राइट में या फिर सिनेप्स में? हिंदी और इंग्लिश में नाम सेम है। पूछा कि नोड ऑफ रेनवीर, अगर आपने न्यूरॉन जो नर्व सेल होती है उसका स्ट्रक्चर सही से पढ़ा होगा तो आपको देखा होगा उसमें दो मुख्य भाग होते हैं, एक साइटोन दूसरा एक्सॉन। तो नोड ऑफ रेनवीर है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो एक्सॉन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? एक्सॉन में पाए जाते हैं। सही ऑप्शन है बी। 65 में पूछा है कि द अदर नेम ऑफ फेलोजन इज। फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? फेलोजन को हिंदी में कागजन बोलते हैं, हिंदी में दिया है। ऑप्शन है कॉर्क कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क या नन। कॉर्क कैम्बियम, द्वितीय वलकुट, काग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉर्क कैम्बियम। फेलोजन का दूसरा नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम। 66 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिल्टर फीडर। इनमें से निस्यंदक भोजी कोई नहीं है। यह कौन सा ऑर्गेनिज्म नहीं है? यूनियो, एम्फियाक्सिस, हर्डमेनिया या फिर एस्टेरिसिस? एस्टेरिसिस का दूसरा नाम स्टारफिश है, तो यही इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म फिल्टर फीडर नहीं है? वो है एस्टेरिसिस यानी कि स्टारफिश। 67 में पूछा गया इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट एट ओनली वन पोल आर नोन एज। जब किसी बैक्टीरिया में बहुत सारे फ्लैजेला एक ही तरफ उपस्थित हों यानी कि एक छोर पर उपस्थित हों तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस बोलते हैं, एम्फीट्राइकस बोलते हैं, लोफोट्राइकस बोलते हैं या फिर पेरीट्राइकस? तो किस क्वेश्चन का पहले सही आंसर बता देता हूँ। सही आंसर है लोफोट्राइकस। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आया है।
जब बहुत सारे सीलिया, इसको बहुत सारे फ्लैजला मिलकर एक, जिसको टफ फ्लैजला बोलते हैं, एक तरफ पाए जाते हैं तो वो लोफोट्राइकस होता है। ठीक है, अगर दोनों तरफ पाए जाते हैं, दोनों एंड पर पाए जाते हैं तो फिर वो एम्फीट्राइकस हो जाता है। पेरीट्राइकस में फ्लैजला या सीलिया पूरी बॉडी पर उसकी पेरी की तरफ पाए जाते हैं, और मोनोट्राइकस में एक सिंगल फ्लैजला एक तरफ पाया जाता है, उसको मोनोट्राइकस बोलते हैं। ठीक है, 68 में पूछा गया, इन ए ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज, ट्राइसोमिक कंडीशन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 2n-1 है, 2n-2 है, 2n+1 है, या फिर 2n+2। ट्राइसोमी अगर अपने पॉलीप्लॉइडी को अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बायोलॉजी में क्लास 12 में ये चैप्टर है, इसके ऊपर एक टॉपिक है पॉलीप्लॉइडी। तो ट्राइसोमी में पॉलीप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? होती है 2n+1, यानी कि जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम का सेट है उनमें एक ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे कि ह्यूमन में डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या 46 है, तो अगर ये ट्राइसोमिक कंडीशन है तो क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 47। इसका एक एग्जांपल क्लेन-फ्लाइटर सिंड्रोम भी है, क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है। क्लेन-फ्लाइटर सिंड्रोम बेसिकली ट्राइसोमी है, जिसमें क्रोमोसोम डिप्लॉयड सेल से एक ज़्यादा होता है, यानी कि 46+1 यानी कि 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडुला। पाइला के रेडुलम में कि हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? अब 4 ऑप्शन दिए, मैंने उनका सही ऑप्शन आपको आंसर बता देता हूँ। वो ऑप्शन है A 2 1 1 1 2, ये इसका सही क्रम है। 70 में पूछा गया, मॉसेस एंड फर्न प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो विद इन। मॉसेस और फर्न में बहुकोशिकीय भ्रूण, मॉसेस और फर्न बहुकोशिकीय भ्रूण बनाते हैं, किस में बनाते हैं? एंथ्रीडियम के अंदर बनाते हैं, एम्ब्रियो सैक में बनाते हैं, ऊगोनियम में बनाते हैं, या फिर आर्चिगोनियम में बनाते हैं। हिंदी में पुनधानी भ्रूण कोश, ऊगोनियम, या फिर स्त्रीधानी। क्वेश्चन का सही आंसर है आर्चिगोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूविल सॉइल इज अ टाइप ऑफ। जलोढ़ मृदा हिंदी में बोलते हैं, किसका प्रकार है? जोनल सॉइल है, अजोनल सॉइल है, इंट्राजोनल सॉइल है, या इनमें से कोई नहीं? क्षेत्रीय मृदा है, अक्षेत्रीय मृदा है, अंतः क्षेत्रीय मृदा है, या इनमें से कोई नहीं? एल्यूवियल सॉइल, जिसको जलोढ़ मृदा बोलते हैं, इसका सही ऑप्शन है अक्षेत्रीय मृदा, यानी कि अजोनल सॉइल, ऑप्शन बी। ये है वो क्वेश्चन जो मैंने आपके जिसके ऑप्शन मैंने अभी आपके सामने पढ़े थे। 72 में पूछा गया, जनरल लाइफ साइकिल हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ। सामान्य जो जीवन चक्र है उसका अनुक्रम क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। जो सामान्य जीवन लाइफ साइकिल है उसका जो क्रम है वो क्या है? बेसिकली मैं इसका सही आंसर पहले बता देता हूँ, आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। उसका ऑप्शन है बी 2n, फिर मियोसिस, फिर 1n, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर 2n। 2n का मतलब एक डिप्लॉयड सेल जिसमें मियोसिस होता है, मियोसिस से में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और मियोसिस कहाँ होता है? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनमें होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। और 1n का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट से मतलब है। तो हैप्लॉइड गैमेट बनते हैं जैसे ओवम एंड स्पर्म ह्यूमन में, और वो फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फिर से वो डिप्लॉयड एक सेल बन जाती है जिसको जाइगोट बोलते हैं, और वो आगे डेवलप होके जो डिफरेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज को पार करते हुए एक वैसे ही स्ट्रक्चर को जन्म देती है जो अपने माता पिता के समान दिखती है। 73 में पूछा कि ऑफ द फॉलोइंग हु चैलेंज द लेमार्कियन थ्योरी। इन चारों में से लेमार्क की जो थियोरी थी उसको किसने चैलेंज किया था? चार्ल्स डार्विन ने, ह्यूगो डिवरीज ने, वाइजमैन ने, या फिर स्पेंसर ने? जो लेमार्क की जो थियोरी थी उसका मेन जो पॉइंट था, जो मेन पॉइंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी कि कोई जीव अपने जीवन में जो कैरेक्टर्स को एक्वायर करता है वो कैरेक्टर उसकी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो इसको सबसे पहले इस थ्योरी को अपोज किया था, किसने किया था? वाइजमैन ने। वाइजमैन ने जो एक थ्योरी दी थी उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? वो दी थी ऑगस्ट वाइजमैन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 74 में पूछा गया, लॉर्डिक्यूल इन फैमिली ग्रैमनी रिप्रेजेंट। ग्रैमनी कुल में लॉर्डिक्यूल किसका प्रतिनिधित्व करता है? लीफ का, पत्ती का, ब्रैक्ट यानी सहपत्र, पेडिकल यानी कि पुष्प वृंत, पेरियंत यानी परिदल पुंज। क्वेश्चन का सही आंसर पेरियंत, ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है रुफेलियम ऑफ ऑरेलिया इज ऑल्सो कॉल्ड। ऑरेलिया के रुफेलियम को किस और नाम से जानते हैं? नेमेटोसिस्ट है, टेंटिकुलोसिस्ट है, लेप्टस है, या फिर इंडेंटेशन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर बी, टेंटाक्यूलोकिस्ट लोस। ठीक है। 76 में पूछा कि मल्टी सेलुलर रॉइजोइड्स आर प्रेजेंट इन। बहुकोशिकीय मूलाभ इनमें से किस पे मिलते हैं? 3 ऑप्शन दिए हैं, रिक्सिया, मर्केंशिया या फिर फ्यूनेरिया। इस क्वेश्चन का जो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं वो फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द एलील्स ऑफ अ जीन डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। यानी कि जब एक जीन में युग्म विकल्पी, जिसको इंग्लिश में एलील बोलते हैं, आपस में कंबाइंड नहीं होते, ब्लेंडिंग उनकी नहीं होती है फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन F2 जनरेशन में वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फिर से अपीयर हो जाते हैं। तो ये इस जो लॉ है, जो ये नियम है, वो नियम कौन सा कहलाता है? तो मेंडल ने जो 4 जो नियम दिए थे, अपने हेरिडिटी के जो 4 नियम देते उनमें से ये कौन सा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हालांकि लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये मेंडल का दिया हुआ नहीं है। बहरहाल इन 4 ऑप्शंस में जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आधार पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। 78 में पूछा गया बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाय। 4 ऑप्शन दिए हैं, लॉर्फ, हॉर्न एंड टॉर्नियर, F.S. स्टुअर्ट एंड फेलिक्स डी हेरल इंडिपेंडेंटली, D.J. इवानोस्की या फिर बेजरिंग। ठीक है। इनमें से बैक्टीरियोफेज को किसने खोजा था? सही ऑप्शन है बी, F.W. स्टुअर्ट एंड फेलिक्स डी हेरल इंडिपेंडेंटली। अलग अलग इन 2 साइंटिस्ट ने बैक्टीरियोफेज की खोज की थी। तो ऑप्शन सही कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन है इनफ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली लेमिएसी इज। लेमिएसी कुल का पुष्पक्रम क्या होता है? लेमिएसी को लेबिएटी भी बोलते हैं और ये इसका एक एग्जांपल तुलसी है जिसको ऑसिमम बोलते हैं। किस तरीके का इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, डाइकेशियल, साइम है, वर्सिटेस्टर है, ए और बी दोनों है, या फिर साइमोज है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों तरीके का इन्फ्लोरेसेंस फैमिली लेमिएसी यानी कि लेबिएटी में पाया जाता है। 85 में पूछा गया था बॉडी ऑफ टेडपोल लार्वा शोज डिस्टिंक्ट। टेडपोल को जो लार्वा होता है उसके शरीर में हमें क्या क्या स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है? हेड, ट्रंक, टेल या ऑल ऑफ द एबव यानी कि तीनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीनों। एक लार्वा, टेडपोल लार्वा में हमें सिर, धड़ और पूंछ बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्टली हमें दिखाई पड़ती है। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट है द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हाल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट दीज। घरेलू मक्खी के पीछे वाले जो पंख होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ पंख होते हैं, 2 जोड़ी, तो उसके जो पीछे वाले पश्च पंख होते हैं लघु संतोलकों में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। हाल्टर्स का काम बेसिकली बैलेंस करना होता है। जब ये मक्खी उड़ती हैं तो उनका काम उसके शरीर को बैलेंस करना है उड़ते टाइम पर। तो 4 ऑप्शन दिए, पूछा गया कि भाई उड़ते समय कि ये क्या नहीं करते? ये डू नॉट बीट यानी कि बीट नहीं करते हैं, स्पंदन नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं। बीट एट द सेम रेट एज 4 विंग्स, जो अगले पंख हैं उनके समान तेज गति से बीट करते हैं, या फास्टर देन 4 विंग्स, जो आगे के पंख हैं उससे तेज बीट करते हैं, या फिर बीट स्लोअर देन द 4 विंग्स यानी कि आगे के पंखों से धीमा चलते हैं। तो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी, बीट एट द सेम रेट एज फोर विंग्स, यानी कि हाल्टर्स और फोर विंग्स दोनों एक समान गति से बीट करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, तभी वो उसका बैलेंस बना रहता है। 87 में पूछा गया था एम्ब्रियो सैक इज़ बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, जो भ्रूण कोश होता है किस भित्ति से द्वारा घिरा होता है, मेगास्पोरोफिल, एंडोस्पर्म, मेगास्पोरेंजियम या फिर मेगास्पोर। गुरु बीजाणु पर्ण, भ्रूणपोष, गुरु बीजाणु धानी या फिर गुरु बीजाणु। इसका सही ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक किसके द्वारा कवर रहता है, मेगास्पोर के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन 88 में पूछा गया था ओवेरियन इज न्यूक्लियो कैप्सिड है, न्यूक्लिक एसिड है या फिर नन ऑफ दीज। वेरियन क्या होता है, देखिए वेरियन एक कंप्लीट वायरस सेट होता है, और वायरस किसका बना होता है, वायरस प्रोटीन कवर, उसका प्रोटीन कोट होता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड होता है। वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है या फिर वो डीएनए भी हो सकता है। ठीक है। तो पूछा गया वेरियन क्या है, वेरियन बेसिकली न्यूक्लियो कैप्सिड है। न्यूक्लियो कैप्सिड का यहाँ मतलब क्या है कि वो उसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, और कैप्सिड जो कि प्रोटीन का एक आवरण होता है वो भी पाया जाता है। तो वेरियन इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ वायरस जिसमें न्यूक्लिक एसिड सेंटर में और बाहर की तरफ प्रोटीन का कोड होता है, जिसको कैप्सिड बोलते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ए। 89 में पूछा गया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। कोई भी हार्मोन जब रिलीज होता है और अपने टारगेट सेल पर जब पहुंचता है, तो इनमें से कौन सा हार्मोन कोशिका के सतही ग्राही से संलग्न नहीं होता है, यानी कि कोशिका की सेल पर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उनसे वो अटैच नहीं होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा नहीं करता है, वो TSH है, PTH है, FSH है या फिर टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेल सरफेस पर पाए जाने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हार्मोन को रिसीव करते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन उन पर जाकर अटैच नहीं होता है। 90 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगी। अपने होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा होगा और उनके एग्जाम्पल्स भी पढ़े होंगे, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। तो इनमें से पूछा गया कि एनालॉगस जो ऑर्गन्स हैं प्लांट में, उनका एग्जाम्पल कौन सा है। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो को शकरकंद बोलते हैं, पोटैटो को आलू बोलते हैं। बोगनविलिया के थॉर्न और कुकुरबिटेसी फैमिली के टेंड्रल्स, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। एनालॉगस ऑर्गन्स का जो एग्जाम्पल है वो स्वीट पोटैटो और पोटैटो है। अगर होमोलोगस का ऑर्गन पूछा जाता तो उसका ऑप्शन सही होता बी। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन। शाखित कोनिडियोफोर किन में पाए जाते हैं, पेनिसिलियम में, राइजोपस में, अस्टिलेगो में या फिर सैक्रोमाइसिस में। पेनिसिलियम, राइजोपस, अस्टिलेगो और सैक्रोमाइसिस। ब्रांच कोनिडियोफोर किस में पाए जाते हैं, पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, पेनिसिलियम का उपयोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाने में भी होता है, और इसकी खोज किसने सबसे पहले की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामीसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्टिकल ऑफ पैरामीसिन। पैरामीसियम में पाए जाने वाले किस पार्टिकल से पैरासीन नाम का द्रव्य जो है वो उत्पन्न होता है। वो कप्पा पार्टिकल्स हैं, पाई है, MU है या फिर लैम्डा। इस क्वेश्चन का ये आपने पढ़ा होगा, जो पैरासीन है वो किससे प्रोड्यूस होता है, कप्पा पार्टिकल से। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 93 में पूछा गया व्हाट डिटरमिन्स द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। एक सेल से दूसरी सेल, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पानी के विसरण को कौन डिसाइड करता है, कौन निर्धारित करता है। क्या वो OP यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, WP यानी कि वॉल प्रेशर है, DPD का मतलब है डेफिसिट प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या फिर TP यानी कि टर्जर प्रेशर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है DPD, ऑप्शन C। 94 में पूछा गया है फ्रूट आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म्स बिकॉज दे आर। जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट नहीं होते हैं, सीड्स तो पाए जाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होते हैं। इसका क्या कारण है कि दे आर विदाउट पॉलिनेशन, उनमें पॉलिनेशन यानी कि परागण नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन, उनमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। दे आर सीडलेस प्लांट, उनमें सीड्स नहीं पाए जाते हैं। और चौथा विदाउट एनी ओवरी, क्योंकि उनमें ओवरी नहीं पाई जाती, और यही इसका सही ऑप्शन है। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल तो सीड में बदल जाता है और ओवरी जो है फ्रूट बना देती है। अब चूंकि जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है तो इसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं,
तो जिम्नोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, विदाउट एनी ओवरी। जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाई जाती है। 95 में पूछा कि व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट। रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या है, ठीक है। ये डेंटल फार्मूला आप कुछ एनिमल्स के पढ़ लीजिए, उनको याद कर लीजिए, उनके डेंटल फार्मूला, जैसे एलिफेंट का, रैबिट का, ह्यूमन बेबी का कितना होता है जिसमें 20 दांत पाए जाते हैं, तो उनका जो डेंटल फार्मूला है वो क्या है, उनको याद कर लीजिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो है सी, इंसाइजर 2/1, कैनाइन 0/0, प्री मोलर 3/2 और मोलर 3/3। ये इसका सही डेंटल फार्मूला है रैबिट का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ मैमलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन रीनल मेडुला। इनमें से स्तनी वृक्काणु के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग वृक्क के मध्य में पाया जाता है, मध्यांश इसको मेडुला बोलते हैं। क्या वो ग्लैमरुलस है, वो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है यानी कि डीसीटी है, क्या वो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी है, या फिर वो लूप ऑफ हेनली है। क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी पार्ट जो है नेफ्रॉन का, जो कि फिल्ट्रेशन की यूनिट है, किडनी में पाई जाती है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं, उसका कौन सा भाग यानी कि डीसीटी मेडुला में पाया जाता है। नेक्स्ट पूछा गया द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सीज इन नेरियम स्पीशीज इज। नेरियम स्पीशीज में पर्ण विन्यास किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, डिस्टिकस या फिर पेंटास्टिकस, ऑक्टोस्टिकस या फिर होल्ड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, होल्ड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर कॉल्ड। विभिन्न वर्गों में उत्पाद के बीच में उत्पादक और उपभोक्ता के संबंध को क्या बोलते हैं। क्या वो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला है, फूड वेब है, खाद्य जाल है, फूड साइकिल है, खाद्य चक्र है, या फिर बी और सी दोनों है। क्वेश्चन का सही आंसर है सी यानी कि फूड वेब भी है और वो फूड साइकिल भी है। 99 में पूछा है कि इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन। कॉकरोच में यानी कि तिलचट्टे में अंतःकंकाली संरचना जिसको टेंटोरियम बोलते हैं कहाँ पाई जाती है। मैंडिबल्स में पाई जाती है, थोरैक्स में पाई जाती है, एब्डोमेन में, उदर में यानी और या फिर हेड यानी कि शीर्ष यानी कि सिर में पाई जाती है। तो टेंटोरियम कहाँ पाया जाता है, उसके हेड में पाया जाता है, सिर में पाया जाता है, ठीक है। 100वां क्वेश्चन, इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स इन इज़ रेफर टू एज 9+2 एरी। अगर आपने इसके बारे में स्ट्रक्चर को सीलिया और सीलिया और फ्लैजुलम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, ये एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर है। तो जो 9+2 का जो अरेंजमेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स का है वो किन में पाया जाता है, केवल सीलिया में, फ्लैजुला में, दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ, यानी कि सीलिया और फ्लैजुला का अगर उसको ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा जाए तो दोनों में ये 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट पाया जाता है। तो 100वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, बी, यानी कि सीलिया और फ्लैजुला दोनों में।